Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan Sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash Sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan Sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan Sir for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है। मुझे 68 बीपीएससी में 9वीं रैंक प्राप्त हुई है और बिहार शिक्षा सेवा मुझे मिला है। यह बीपीएससी में मेरा प्रथम प्रयास था और मैंने ग्रेजुएशन 2021 ईस्वी में कंप्लीट करने के बाद बीपीएससी की तैयारी में मैं जुट गया था। मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं बिहार के वेस्ट चंपारण ज़िले से बिलोंग करता हूं। मेरी स्कूलिंग गांव के ही सरकारी विद्यालय से हुई है और मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी विषय में किया है। 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में जुट गया था, लेकिन 2022 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, जिसके बाद से मैं बीपीएससी देने का सोचा और 68 में अपीयर हुआ, जिसमें मुझे सफलता मिली है। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के माध्यम से किया है। मैं किसी भी कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन या ऑनलाइन वीडियो क्लासरूम प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स के समय और मेंस के समय टेस्ट सीरीज प्रोग्राम मैंने कई सारे कोचिंग्स के ज्वाइन किए थे, जिससे मुझे हेल्प मिली है और इंटरव्यू फेज में मॉक इंटरव्यू भी दिया था। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। मैंने कौन कौन से बुक रेफ़र किए, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही और साथ ही एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या माइंडसेट हो, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 68 बीपीएससी के बाद बीपीएससी के प्रीलिम्स की पूछने का पैटर्न यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। प्रीलिम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन अब स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं, जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक का भी रोल बढ़ा है। तो इसके लिए अगर बुक लिस्ट की बात करें तो मैं हिस्ट्री सेक्शन के लिए एंशिएंट और मेडिएवल के लिए मैं 6 से 8 एनसीईआरटी को रेफ़र किया था और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बुक्स को रेफ़र किया था। साथ ही मैं लुसेंट से हिस्ट्री एंशिएंट और मेडिएवल के लिए मैं लुसेंट का इंग्लिश और हिंदी दोनों बुक्स को मैं रेफ़र किया था। क्योंकि हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिएवल का मेंस में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ प्रीलिम्स में इसका रोल सीमित है, इसलिए मैंने इसके लिए लुसेंट को भी अच्छे से रेफ़र किया था। उसके बाद मैं ज्योग्राफी के लिए 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है एनसीईआरटी में, उसे रेफ़र किया था। पॉलिटी के लिए प्राइमरली मैं लक्ष्मीकांत को ही मेन सोर्स के रूप में रेफ़र किया था। उसके अलावा मैंने कोई एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए रेफ़र नहीं किया। इकोनॉमिक्स के लिए चूंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, तो मुनाल पटेल सर की जो हैंडआउट आती है लगभग 600 पेज की है और उसे मैंने रेफ़र किया था। अब बिहार स्पेशल की बात करें तो मैं केवीसी नैनो पब्लिकेशन की बुक को मैं बिहार स्पेशल के तौर पर रेफ़र किया था और बाद में मैं एडिटोरिया की एक पतली सी बिहार स्पेशल की बुक आती है सब्जेक्टिव, उसे भी रेफ़र किया था। करंट अफेयर की बात करें तो 68 और 69 में ये डिफरेंस देखने को मिला है कि 69 में थोड़ा सा डीपली करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में। तो इसके लिए बेसिकली मैं डेली न्यूज़पेपर मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से फॉलो नहीं करता हूं। मैं मेंस के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करता था, लेकिन प्रीलिम्स के लिए नहीं। इसके लिए जैसे प्रीलिम्स एग्जाम के 2 महीने पहले मैं मार्केट से कोई भी जो ईयरली मैगजीन होते हैं, ईयरली कंपाइलेशन होते हैं, उसे रेफ़र करता था। खासकर मैं एडिटोरिया की मैगजीन को मैं रेफ़र किया था और उसको मैं बहुत अच्छे से थॉरोली रीड करता था। लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए मैं लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर में जैसे जो रैंकिंग्स रिपोर्ट जो लास्ट के 6 मंथ के होते हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से रीड किया था। लास्ट के 3 मंथ के लिए मैं एक दूसरा करंट अफेयर सोर्स भी रेफ़र करता था, ताकि जो क्वेश्चन मेरे जो प्राइमरी सोर्स होता था उससे छूट गया है तो कवर हो जाए। इसके लिए मैं एसपीडी के मंथली जो एसपीडी के ईयरली मैगजीन में जो लास्ट में मंथ वाइज करंट अफेयर दिए गए रहते हैं, उसे मैंने रेफ़र किया था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि
आप जब जो ईयरली कंपाइलेशन होते हैं उसी में इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी दिए गए रहते हैं, तो मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को वहीं से कवर किया था। बिहार स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स थे उसके लिए भी सेपरेट ईयरली कंपाइलेशन आते हैं एडिटोरिया के, एसपीडी के, तो मैं इन्हीं दोनों को रेफर किया था बिहार स्पेशल के लिए भी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन की बात करें तो 68 में तो थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड और एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, लेकिन 69 के प्रीलिम्स में टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इसके लिए पहले जैसे मैंने तो प्राइमरली लुसेंट के साइंस पोर्शन को ही बहुत अच्छे से रीड किया था, और चूंकि 12th तक मेरा साइंस का बैकग्राउंड रहा है तो मैं इसको अच्छे से डील कर पाता था। लेकिन वर्तमान पर्सपेक्टिव को देखकर ऐसा लगता है कि आपको एनसीईआरटी से साइंस के बुक्स को आपको पढ़ना जरूरी हो गया है, जिसमें आप 9th-10th के एनसीईआरटी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। साथ में घटना चक्र को भी साइंस के लिए मैं स्पेशली मैं अच्छा मानता हूं, हालांकि मैंने उसे रेफर नहीं किया है। और जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसके लिए अगर आप विजन मैगजीन अगर आप रेफर करते हैं तो वो वहां से इनफ आप सॉल्व कर सकते हैं टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को। हमने बुक लिस्ट के बारे में बात कर लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों को प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में ध्यान रखना जरूरी है। पहला है कि अपने सोर्सेज आप जो भी रेफर कर रहे हैं उसको आप लिमिट कर दें। आप मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करने ना जाएं, क्योंकि फैक्ट जो हर किसी का ये नेचर है कि फैक्ट भूल जाते हैं। तो आप ज़्यादा सोर्सेज से रेफर करेंगे तो आपको फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे, और जब प्रीलिम्स में आपको सिली मिस्टेक्स आपसे ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए मेरा पहला सजेशन है कि आप अपना सोर्सेज को लिमिट करें। दूसरा है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। रिवीजन प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा है कि मॉक टेस्ट आप जरूर दें। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 68 प्रीलिम्स के समय में ऑलमोस्ट 20 के आसपास मॉक्स दिए थे, जिससे कई बार आप जब किसी बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है कि पूरा बुक का हमको पता है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपको अपनी वीकनेसेस फाइंड करने में हेल्प मिलती है, जिससे आप समय रहते आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट के प्रीलिम्स में खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस इस मामले में भी है कि मॉक टेस्ट आपको यह आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आप 150 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपके कौन सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है। जैसे मैंने 68 के प्रीलिम्स में 135 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जबकि 69th में 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो आप देख सकते हैं कि मैं जनरली ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में विश्वास रखता हूँ। और एलिमिनेशन टेक्निक का भी मैंने बखूबी यूज किया था एग्जामिनेशन हॉल में। एलिमिनेशन टेक्निक बेसिकली जब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें कई बार आपको भले उसके बारे में ना पता हो, लेकिन स्टेटमेंट से ही जैसे कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया या फिर नॉट ओनली ऐसे कीवर्ड्स उसमें स्टेटमेंट में दिए गए हैं, तो इनसे आप उसको आइडेंटिफाई करके किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये कोई गारंटीड सही हो इसका कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपका अगर 3 क्वेश्चन भी सही रहे तो आप पॉजिटिव ओवरऑल आपको पॉजिटिव गेन मिलेगा इन एलिमिनेशन टेक्निक से। प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट का जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे एलिमिनेशन टेक्निक भी आपका डेवलप होने लगता है। अगर एग्जाम हॉल के माइंडसेट की बात करें तो जैसा कि 69 के प्रीलिम्स में देखने को मिला है कि पेपर बहुत लेंदी हो गया था, जिससे कई लोग 150 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट भी ना कर पाए। लास्ट में उनको 10-20 क्वेश्चन छोड़ने पड़ गए। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप पहले से ही प्री माइंडसेट में जाएं कि हमको फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर सेकेंड राउंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। समय की लिमिटेशन रहती है, इसलिए सेकेंड राउंड के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना छोड़ें। मैं सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट राउंड में ही 100 to 110 आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद जो आपने डबल टिक किया हुआ है, अर्थात जिन क्वेश्चन में डाउटेड हैं आप, तो उनको लास्ट कॉल के रूप में आप सेकेंड अटेम्प्ट में उनको आप सॉल्व करें। और जो ओएमआर शीट फिल करने की बात है तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप एक राउंड कवर कर लें और लगभग 2 घंटे के समय में 1 घंटा 15 मिनट तक आप एक रीड करें। उसके बाद एक साथ आप ओएमआर शीट को फिल करें, क्योंकि इससे टाइम बचता है। और फिर सेकेंड राउंड की तरफ क्वेश्चन को रीड करें, और फिर सेकेंड राउंड में आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फिल करते जाए, क्योंकि समय की कमी रहती है। और आप अगर छोड़ दें वो सेकेंड राउंड में तो आपके बनाए हुए क्वेश्चन भी आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी रही थी प्रीलिम्स के लिए। कुछ डूज और डोंट्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में मैं डूज में यही कहूँगा कि आप कंप्रिहेंसिव रीड करें। पहले ये होता था कि आप लुसेंट पढ़ लेते थे, घटना चक्र पढ़ लेते थे और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब आपको बेसिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को बहुत अच्छे से रीड करें क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और डोंट्स में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करें। आप खुद अपना डिसाइड करें कि मुझे 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो आपको मॉक टेस्ट से आपका डेवलप हो जाएगा। आप ज़्यादा अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं और नेगेटिव होता है तो आपके लिए ये हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो मेरी बेसिक स्ट्रेटजी यही है। मैं डीकेटी टीम को मेरी स्ट्रेटजी शेयर करने के मौका देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।